लेक्चर 5 टू ब्लॉक सिस्टम। तो पिछले लेक्चर में वन ब्लॉक सिस्टम हम लोगों ने लगभग पूरा कर ही लिया। इस लेक्चर में टू ब्लॉक सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। दो पार्ट में होगा, ये थोड़ा सा लेंदी है। इस पार्ट को मैंने थोड़ा हल्का रखा है, मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे कैसे करेंगे वो सब, और सारे टू ब्लॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग दो लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला केस ले लेते हैं टू ब्लॉक सिस्टम का, कि जब दो ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हों, दोनों का मास दिया हुआ है। कुछ एक एग्जांपल से लेते हैं। इसमें जैसे 2 kg 5 kg दिया है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। एक पे 25 न्यूटन का फोर्स राइट साइड में लग रहा है, एक में 10 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड में। दोनों के फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिए हैं 0.5 और 0.4। तो क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो आप अज्यूम कर लेते हैं कि म्यू एस और म्यू के सेम है, दैट इज इक्वल टू जो म्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको स्टार्ट सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि क्या एज अ सिस्टम ये मूव करेगा कि नहीं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 kg की अगर आप FBD बनाएंगे 2 kg के, तो इस पे ऊपर जो n लग रहा है और नीचे mg लग रहा है, तो n की वैल्यू हो जाएगी, g की वैल्यू हम लोग हर जगह 10 लेंगे, तो n की वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक है, तो हमें पता करना है कि इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है। इसको हम लोग FR1 बोलेंगे। FR1 मैक्स इज इक्वल टू म्यू n, जो कि वैल्यू हो जाती है 10। ठीक है, म्यू n की वैल्यू मैक्सिमम 10। फिर हम लोग करेंगे सेकेंड ब्लॉक को ड्रॉ। ये 2 kg वाला है, ये है आपका 5 kg। इसमें भी ऊपर ये इसको n1 बता लेते हैं। ठीक है, μ1 n1, μ1 की वैल्यू 0.5 है। दिस इज n2 एंड दिस इज m2g, तो n2 हो जाएगा आपका m2g और इसकी वैल्यू होगी आपकी 50। तो FR2, पहले दोनों एंड पे आप निकाल लीजिए कि कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है। अवेलेबल मतलब कितना मैक्सिमम लग सकता है। ठीक है, FR2 मैक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज μ2 n2, तो 0.4 टाइम्स 50, तो ये हो जाएगा 20। अब पूरा सिस्टम अगर हम ले लें, टेक द होल सिस्टम, स्ट्रिंग प्लस मास को अगर एक सिस्टम ले लें पूरा, तो ये 7 kg हो जाएगा। इस पे इधर 25 न्यूटन लग रहा होगा, इस पे इधर 10 न्यूटन लग रहा होगा, और मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स जो मैक्सिमम इस सिस्टम पे लग सकता है, दैट इज कितना है, FR मैक्स अवेलेबल। इसको मैं अभी बना नहीं रहा हूं, सपोज करिए इसको मैं लिखता हूं। मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, 20 + 10 इज इक्वल टू 30 न्यूटन है, और इस पे नेट फोर्स कितना है, F नेट इज इक्वल टू 25 - 10, 15 न्यूटन है। तो 15 न्यूटन का नेट फोर्स है इस पे एक्सटर्नल, परंतु अवेलेबल फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लग सकता है वो 30 न्यूटन लग सकता है। इसका मतलब ये सिस्टम नहीं चलेगा। सिस्टम इसका मतलब ये रेस्ट पे रहेगा। देयरफॉर since FR max is greater than F net, therefore system will be at rest। तो यहां से हमको पता चल गया कि सिस्टम मूव नहीं कर रहा होगा। अच्छा, यहां तक एक बात हुई। अब जरा दोनों ब्लॉक को सेपरेट FBD अगर आप देखें, तो इस वाले ब्लॉक को अगर राइट साइड वाले ब्लॉक को देखें आप,
तो इस पे इधर 25 न्यूटन है, ठीक है। अब यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल मैक्सिमम है Fr2 मैक्स, उसकी वैल्यू है 20। तो अगर ये 20 लग रहा होगा तो भी तो ये एक्सीलरेट करेगा, इसलिए ये स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप होगा इसको रोकने के लिए, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है। तो पूरा पहले मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि पहले फ्रिक्शन आता है फिर टेंशन आता है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाएगा 20 इस 25 को रोकने के लिए, और उसके बाद ये टेंशन T डेवलप होगा, ठीक है। तो 25 आपकी वैल्यू हो जाएगी T प्लस 20, यहाँ से आपका T की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड वाले ब्लॉक पे। अब स्ट्रिंग तो एक ही है, स्ट्रिंग तो एक ही है, तो इस पे भी इधर T लग रहा होगा, इधर 10 लग रहा होगा। अब T की वैल्यू 5 है, इधर 10 लग रहा है, तो इस पे इधर की तरफ स्लिपिंग टेंडेंसी आ रही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर Fr1 लगेगा, ठीक है। तो Fr1 की वैल्यू हो जाएगी Fr1 प्लस T इज इक्वल टू 10। तो Fr1 की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। और Fr1 मैक्स कितना है, Fr1 मैक्स आपने निकाला था 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा, और यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन है अभी, ठीक है। ठीक है, ये है इसका टेक अवे। यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा 5 के बराबर, और यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा जितना पूरा चाहिए होगा। तो स्ट्रिंग में अगर इसका रिजल्ट आप लिखें तो Fr1 की वैल्यू हो जाएगी 5, Fr2 की वैल्यू हो जाएगी 20, और टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 5। ये आपका स्टैटिक होगा, ये आपका लिमिटिंग होगा, और क्योंकि टेंशन है तो स्ट्रिंग इज टॉट कंडीशन, ठीक है। और सिस्टम आपका इज एट रेस्ट, अभी भी रेस्ट पे है, ठीक है। अबाउट टू मूव वाला कंडीशन है ये, क्योंकि इस पे यहाँ लिमिटिंग वाला केस लग रहा है, इसीलिए फ्रिक्शन में टेंशन डेवलप हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले आप एक कंबाइंड एफबीडी बना लीजिए, नेट फोर्स देख लीजिए, क्या हमारा जो मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्ट हो सकता है। अगर वो नेट फोर्स से ज़्यादा है तो सिस्टम नहीं चलेगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन जितना फोर्स है उसके बराबर लग के उसको रोक देगा। तो यही हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन इज मोर देन द नेट फोर्स दैट इज 15, तो सिस्टम आपका रेस्ट पे रहेगा। अब दोनों केसेस में देख इंडिविजुअली एफबीडी बना के देखना है कि किधर लिमिटिंग वैल्यू हिट होगी, क्योंकि इधर 25 न्यूटन का फोर्स है और फ्रिक्शन अवेलेबल आपका सिर्फ 20 है, इसलिए यहाँ पे पूरा का पूरा 20 खर्च हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा उसको टेंशन नेगेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेंशन लग जाएगा कुछ इस तरह, और क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो वही टेंशन इस पे भी लगेगा आगे की तरफ। अब इसकी एफबीडी इक्वलाइज करने के लिए इस पे फ्रिक्शन अब आगे की तरफ लग जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस पे Fr1 इधर होगा और इस पे Fr2 इधर होगा, ठीक है। ये है इसमें क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है कि एक सिचुएशन देखे कि दोनों पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताइए, तो दोनों पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन कुछ यूं होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार आप खुद से ट्राई कर लेना। दूसरा केस देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक इंक्लाइंड प्लेन है थीटा पे रखा हुआ, ठीक है। दो ब्लॉक हैं M1 M2, दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, दोनों का फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ1 और μ2 है। कह रहे हैं कंडीशन फॉर स्ट्रिंग टू बी टॉट, किस कंडीशन में स्ट्रिंग टॉट होगी, ठीक है। देखिए इसको समझने के लिए आपको इंट्यूटिवली सोचना होगा कि स्ट्रिंग कब टाइट होगी। अगर M1 के भागने की टेंडेंसी या एक्सेलरेशन M2 से जब ज़्यादा होगा तो ये इसको खींचेगा अपनी ओर, तब स्ट्रिंग टाइट होगी। उल्टा सोचिए, मान लीजिए M2 का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो और M1 का एक्सेलरेशन कम हो, तो M2 पीछे से धक्का देगा तो स्ट्रिंग लूज पड़ जाएगी, आके इससे टकरा जाएगा, समझ रहे हो। तो ये टाइट होने के लिए या तो एक्सेलरेशन आपका जस्ट अबाउट टू इक्वल होगा, उस समय टेंशन जस्ट 0 होगा,
तो टॉट होने के लिए m1 का एक्सीलरेशन m2 से ज़्यादा होना चाहिए अगर स्ट्रिंग नहीं होती, ठीक है। फॉर इफ देयर वॉज नो स्ट्रिंग, सबसे पहले मान लीजिए कि कोई स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। तो m1 का एक्सीलरेशन a1 ले लीजिए, ठीक है, μ1 हो गया, तो ये हो जाएगा m1g साइन थीटा और ये हो जाएगा μ1 mg कॉस ऑफ थीटा। तो a1 कैसे लिखेंगे आप? a1 लिखेंगे m1g साइन थीटा माइनस μ1 mg कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई m1, कितना हो जाएगा ये? g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली a2 अगर आपको लिखना हो तो a2 के लिए m2 का ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा μ2 m2g कॉस ऑफ थीटा और ये हो जाएगा m2g साइन ऑफ थीटा, ठीक। तो a2 की वैल्यू हो जाएगी g साइन थीटा माइनस μ2g कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो स्ट्रिंग तब टाइट होगी जब विदाउट स्ट्रिंग m1 के भागने की टेंडेंसी m2 से ज्यादा होगी। सो फॉर स्ट्रिंग टू बी टॉट a1 शुड बी ग्रेटर देन a2, ठीक है। a1 आपका a2 से ज्यादा आना चाहिए, कब? जब कोई स्ट्रिंग नहीं होगी तो, ठीक है। मतलब अगर स्ट्रिंग नहीं होती और m1 की तेज भागने की टेंडेंसी होती है m2 से, तो क्या करेगा? m1 खींचेगा m2 को अपने साथ और खींचेगा तो स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए सिंपली g साइन थीटा माइनस μ1g कॉस ऑफ थीटा शुड बी ग्रेटर देन g साइन थीटा माइनस μ2g कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका μ2g कॉस थीटा इज ग्रेटर देन μ1g कॉस थीटा। तो कंडीशन सिंपल सी बन जाती है μ1 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ1। मतलब कि जो पीछे वाला ब्लॉक है उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज़्यादा होना चाहिए आगे वाले ब्लॉक से, है ना, ठीक है। जो पीछे वाला ब्लॉक है उसका फ्रिक्शन, मतलब उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा एक्ट होगा तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। और इस पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, तो ये आगे की तरफ ज़्यादा तेज से भागेगा। तो ये आपकी कंडीशन हो जाती है स्ट्रिंग के टाइट होने की, ठीक है। कह रहे हैं इसमें कि रेंज बतानी है m2 नो स्लिपिंग कंडीशन में। इससे सिमिलर क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में कराया था, ये भी लगभग सेम ही है, ज़्यादा इसमें अकल नहीं लगानी है। आपको क्या करना होगा, एक बार m2 को बहुत कम लेना है, ठीक है। m2 की मिनिमम वैल्यू, इसमें m2 का रेंज निकालना है, तो फॉर मिन वैल्यू ऑफ m2 स्लिपिंग टेंडेंसी आपकी m2 की ऊपर हो जाएगी, ठीक है। स्लिपिंग टेंडेंसी ऑफ m2 विल बी अप द इंक्लाइन, ठीक है। क्योंकि m2 बहुत कम होगा तो m1 इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो अब क्योंकि आपको नो स्लिपिंग का केस लगाना है तो आप FBD बना लीजिए, इधर T इधर T। अब ये इसके नीचे स्लिप करने की टेंडेंसी है तो इस पे इधर FR1 लग रहा होगा और ये ऊपर जाने की टेंडेंसी है तो FR2 इधर लग रहा होगा, ठीक है। m1g साइन थीटा इधर हो गया और ये m2g साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो लिमिटिंग केस में
एट लिमिटिंग केस, हम लोग लिमिटिंग केस डिस्कस करेंगे, उसमें FR1 की वैल्यू हो जाएगी, डायरेक्ट अब लिखिए आप, म्यू m1g cos थीटा, और FR2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू m2g sin थीटा। ठीक है, ये आप अभी तक इतना डायरेक्ट आप लिख सकते हो, नॉर्मल की वैल्यू अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट, और क्योंकि ये जस्ट अबाउट टू स्लिप वाला कंडीशन हम लोग निकाल रहे हैं, तो FR1 और FR2 आपका लिमिटिंग केस हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन सब लिख लेते हैं। t पहले m1 के लिए लिखते हैं, t प्लस म्यू m1g cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू m1g sin थीटा। फिर m2 के लिए लिखते हैं, t इज इक्वल टू m2g sin थीटा प्लस म्यू m2g cos ऑफ थीटा। तो t को अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, t की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो m2g sin थीटा प्लस म्यू m2g cos थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस म्यू m1g cos थीटा इज इक्वल टू m1g sin थीटा। ठीक है, ये आप क्या बन गया इक्वेशन लंबी सी। अब आपको क्या करना है, m2 को निकालना है, आपको m2 का रेंज निकालना है। ठीक है, तो m2 वाले एक तरफ कर लीजिए, g सब तरफ से कैंसिल कर सकते हो आप, तो m2 को कॉमन ले लो, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू m1 साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो m2 की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, टाइम्स m1, इसको क्या भी लिख सकते हो आप, साइन से कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो tan थीटा माइनस म्यू अपॉन tan थीटा प्लस म्यू टाइम्स m1 आ गया, ये m2 मिन हो गया। अब मैक्सिमम वाला केस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इंट्यूटिवली। कैसे, पहले तो समझ लो मैक्सिमम वाले केस में होगा क्या। m2 मैक्स, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिखोगे। मैक्सिमम वाले केस में किधर स्लिपिंग होगी आप खुद बताओ। फॉर m2 मैक्स जब होगा तो इसकी नीचे की तरफ स्लिप करने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, तो इस पे इधर FR2 इधर लग रहा होगा, m2g साइन थीटा तो लगेगा ही, इस पे भी इधर m1g साइन थीटा लग रहा होगा, और अब इस पे FR1 इधर लग रहा होगा। ठीक है, और t इधर लग रहा होगा। अब FR1 FR2 दोनों लिमिटिंग हो जाएंगे, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था ठीक वैसे ही सॉल्व करोगे, तो आप तो जो m2 मैक्स की वैल्यू आएगी उसमें आपको क्या करना है, m2 मिन वाले में म्यू की जगह, क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन जस्ट पलट जा रही है, तो म्यू की जगह माइनस म्यू कर दो, तो इसकी वैल्यू आ जाती है बड़े प्यार से tan थीटा प्लस म्यू tan थीटा माइनस म्यू m1। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, m2 मिन की ये वैल्यू, m2 मैक्स की ये वैल्यू। m2 की वैल्यू इस रेंज में कहीं भी रहेगी, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, तो यहाँ कोई स्लिपिंग नहीं होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये सब, आपको क्या करना है, बस ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन लिखनी आनी चाहिए। तो जब m2 की मिनिमम वैल्यू लेंगे तो m2 के ऊपर भागने की टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन नीचे दिखा दीजिए। इसकी नीचे की तरफ भागने की टेंडेंसी होगी, तो इस पर फ्रिक्शन ऊपर। m2 जब मैक्स ले रहे होंगे तो m2 की नीचे भागने की टेंडेंसी होगी, तो इस पर फ्रिक्शन ऊपर लगा दीजिए, इस पर नीचे लगा दीजिए। ठीक है, और क्योंकि लिमिटिंग केसेस की बात हो रही है तो फ्रिक्शन आप दोनों तरफ लिमिटिंग ले सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और सॉल्व कर लेना है। तो m2 की वैल्यू आपकी एक आ जाएगी मिन के लिए, एक आ जाएगी मैक्स के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। तो इस रेंज में जब लाई करेगा, इफ m lies in
M1 min से M2 min नो स्लिपिंग, ठीक है, कोई स्लिपिंग नहीं होगी, सॉरी दिस इज M2। जब M2 min से लेके M2 min max के बीच M2 if M2 lies in between M2 min to M2 max नो स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं होगी सिस्टम में, ठीक है। एक बार फिर से आप पूरा प्रैक्टिस कर लेना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप पॉज करके दोबारा देख सकते हो। ये भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। टू ब्लॉक्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, आपको बताना है कंडीशन फॉर टू ब्लॉक्स टू मूव टुगेदर, ठीक है। ये स्ट्रिंग वाले केस का सिमिलर ही केस है। अब इस बार इसमें थोड़ा सा चेंज ये होगा कि ये ब्लॉक कब साथ चलेंगे, जब M2 M1 को पुश करेगा, मतलब M2 का एक्सीलरेशन जब अकेले होता वो ज़्यादा हो M1 के एक्सीलरेशन से जब M1 अकेले हो। तो M1 अगर अकेले होगा, ठीक है, तो M1 का एक्सीलरेशन क्या होगा, A1 की वैल्यू बताओ, डायरेक्ट लिख सकते हो इसे, ठीक है, G sin थीटा माइनस म्यू1 G cos थीटा। सिमिलरली M2 को भी बना लेते हैं, म्यू2 M2 G cos थीटा, और इधर आ जाएगा M2 G साइन ऑफ थीटा। तो A2 की वैल्यू कितनी आती है, ये अकेले है, सेल्फ केस है, मतलब जब साथ में नहीं है, ठीक है। तो A2 की वैल्यू आ जाएगी G साइन थीटा माइनस म्यू2 G कॉस ऑफ थीटा। तो अब आएगी कंडीशन फॉर टू ब्लॉक्स टू मूव टुगेदर, साथ में चलने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, A2 शुड बी ग्रेटर देन A1। तो आपका बड़े प्यार से लिख सकते हो आप G साइन थीटा माइनस म्यू2 G कॉस ऑफ थीटा शुड बी ग्रेटर देन G साइन थीटा माइनस म्यू1 G कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये कट जाएगा और आपका सिर्फ और सिर्फ बचेगा म्यू1, आपका बचेगा ग्रेटर देन म्यू2। ये कंडीशन आएगी इस बार, मतलब M1 का फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज़्यादा होना चाहिए M2 के फ्रिक्शन कोफिशिएंट से, तभी M1 का एक्सेलरेशन कम होगा और M2 का ज़्यादा होगा। इन दिस केस, और जब एक साथ चलेंगे तो बीच में कांटेक्ट होगा तो नॉर्मल फोर्स आएगी, देयर विल बी नॉर्मल एक्टिंग बिटवीन देम if mu1 is less than mu2 then blocks will not move together, ठीक है, तब साथ नहीं चलेंगे। एंड नॉर्मल कितनी हो जाएगी, 0, और नॉर्मल विल बी इक्वल टू 0। नॉर्मल इनके बीच का नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल नहीं, आपस में नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स, नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपस में पुश कर रहे होंगे तो ये कुछ इस तरह नॉर्मल लग रही होगी आपस में, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर, थोड़ा सा लेंदी है तो मैं थोड़ा सा स्पीड में रख रहा हूँ इसे। आप स्पीड स्लो करके देख सकते हो 0.75x पे, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो। वैसे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ नहीं आ रही होगी, अगर पिछले लेक्चर्स आपने देखे हैं तो ये ऑब्वियसली आपको इजीली समझ आ रही होगी। अब हम अपने कुछ स्टैंडर्ड केसेस करते हैं जिस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप देखते होंगे बुक्स वगैरह में,
कि एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक अगर रखा है तो कैसे अप्रोच करते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स को। तो इनका स्टैंडर्ड एक तरीका है जो मैंने स्टेप्स आपको लिख के दे दिया है। जब भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपको दिखे जिसमें एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, दोनों जगह फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या अज्यूम कर लेना है कि आपस में इनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। ठीक है, सबसे पहला अजम्पशन ये ले लीजिए। फिर कितना फ्रिक्शन चाहिए, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है कि इस स्टेट को मानते हुए, मतलब कि इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए कोई रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होगा। प्रॉब्लम सॉल्व करके वो सॉल्व निकाल लीजिए एफ आर। ठीक है, कैलकुलेट फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स एफ आर, जो कि स्टैटिक होगा क्योंकि आपने माना है कि कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। इतना हमें फ्रिक्शन चाहिए हमारी एजम्पशन ट्रू होने के लिए, जो हमने माना है कि कोई रिलेटिव मोशन इनके बीच नहीं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, लिमिटिंग वैल्यू, और उसको बोलोगे मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन। इतना ही फ्रिक्शन यहाँ पे लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। फिर चौथे पॉइंट में आप देखोगे कि जो रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल से कम है कि ज़्यादा है। अगर तो रिक्वायर्ड मैक्सिमम पॉसिबल से कम आ रहा है, इसका मतलब हमारी एजम्पशन सही है और हमने फ्रिक्शन स्टैटिक ही होगा और यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। लेकिन अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ज़्यादा आ रहा है, मतलब और ज़्यादा रिक्वायर्ड है मैक्सिमम से, तो उतना तो लग ही नहीं सकता फ्रिक्शन। तो क्या होगा, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अज्यूम कर लेगा FL, लिमिटिंग वैल्यू, और रिलेटिव मोशन हो रहा होगा। तो आपको प्रॉब्लम दोबारा से सॉल्व करनी पड़ेगी एक्सेलरेशन निकालने के लिए। ठीक है, इतना सा सिंपल स्टेप है। क्या करना है आपको, सबसे पहले मान लेना है कि कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो ये मानने के लिए कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है वो निकाल लीजिए। उसके बाद कितना मैक्सिमम अवेलेबल है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर रिक्वायर्ड लिमिटिंग वैल्यू से कम आता है मतलब एजम्पशन सही है, रिक्वायर्ड अवेलेबल फ्रिक्शन से ज़्यादा आता है मतलब हमारी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा है, जितना यहाँ से फ्रिक्शन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, उस केस में हम लोगों को फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू ही लेनी पड़ेगी और प्रॉब्लम दोबारा से सॉल्व करनी पड़ेगी। और फिर वहाँ पे ये एजम्पशन हमारी रॉन्ग हो जाएगी कि यहाँ रिलेटिव मोशन नहीं है, वहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा होगा और दोनों के अलग एक्सेलरेशंस होंगे। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम से ज़्यादा समझ में आएगा, करके देख लेते हैं एक। सबसे पहला क्वेश्चन, ये 2 kg 8 kg का ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर म्यू 0 दिया है, यहाँ पर 0.5 दिया है, ऊपर वाले पे 20 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो पहला स्टेप क्या था हमारा, एज्यूम नो रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो अगर हम नो रिलेटिव मोशन मानेंगे तो इनको एक कंबाइंड मास मान सकते हैं। ठीक है, 10 kg का, जिस पे आगे की तरफ 20 का फोर्स है। ठीक है, 10 kg, और फ्रिक्शन यहाँ पे 0 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सब पूरा सिस्टम कितना आ जाएगा, 20/10, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, अब दोनों की इंडिविजुअल FBD बना के देखते हैं। हमें यहाँ पे फ्रिक्शन निकालना है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले 8 kg को बनाइए आप। ठीक है, 8 kg पे नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसको एक्सेलरेट कौन करेगा, इसको एक्सेलरेट इनके बीच का फ्रिक्शन ही तो कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ 2 चाहिए तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे ही तो लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स लगा सकते हैं, FR इज इक्वल टू 8 इंटू 2, 16 का इनके बीच में फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होना चाहिए, इतना हमें रिक्वायरमेंट है 16 की। अब देखते हैं FR की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, लिमिटिंग वैल्यू। FR की मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू 2 kg ब्लॉक पे अगर FBD बनाए तो कितना नॉर्मल लग रहा होगा, 2g नीचे और नॉर्मल N1 मान लें इधर ऊपर, तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 2g इंटू
20, तो म्यू n1 होगा FR1 मैक्स, इनके बीच का नॉर्मल और उनसे म्यू, ये हो जाएगा 0.5 टाइम्स 20, 10 आ गई इसकी वैल्यू। तो आप देखो सिंस FR रिक्वायर्ड, इसको बोलिए FR रिक्वायर्ड है, 10-16 न्यूटन रिक्वायर्ड है, ठीक है। FR रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 16 एंड FR मैक्स जो आपका वो 10 न्यूटन ही अवेलेबल है, सिंस FR रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन FR मैक्स। इसको आप ऐसे समझिए कि 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे अवेलेबल, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता आपको, लेकिन इस सिस्टम को साथ में चलाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट 16 न्यूटन की है, तो ये आपको फुलफिल नहीं कर पाएगा फ्रिक्शन, इसलिए यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, ठीक है। देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग and there is relative motion. रिलेटिव मोशन होगा तो FR की वैल्यू होगी FR मैक्स, और वो हो जाएगा कितना जो आपने कैलकुलेट किया है, 10 न्यूटन, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करनी पड़ेगी दोनों के एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो हम अगले साइड में कर लेते हैं। इस पे 20 न्यूटन है, व्हाट इज द वेट, 2 kg 8 kg, म्यू इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। अब आपको पता है FR क्या लग रहा है, FR मैक्स इस पे ऐसे लगेगा, FR मैक्स इस पे पीछे लगेगा। तो अब यदि मैं 8 kg को FBD बनाऊं, अब इसलिए यहाँ पर म्यू हमने 0 लिया है, 8 kg ऊपर वाले का एक्सेलरेशन मैं A1 मानूंगा, इसका A2 मानूंगा, सब अर्थ के रिस्पेक्ट में होगा अभी, ठीक है। 8 kg पे आगे लगेगा आपका FR मैक्स की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन, ठीक है। तो इस पे आगे का 10 फोर्स है और एक्सेलरेशन आपने A2 माना है, तो A2 हो जाएगा 10/8, ठीक है। 5/4 इज इक्वल टू 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया A2। A1 निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 kg ब्लॉक लो, इस पे आगे की तरफ 20 न्यूटन और पीछे की तरफ FR मैक्सिमम दैट इज 10। तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आगे की तरफ A1 की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ऊपर वाला ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा, नीचे वाला 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इनके बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा होगा दैट इज 10 न्यूटन। ये है अप्रोच सॉल्व करने का। पहले आपने मान लिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है और कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, फिर देखा कि हमें कितनी रिक्वायर्ड है फ्रिक्शन की वैल्यू, फिर देखा कि वो अवेलेबल से कम है कि ज़्यादा है, हमारे केस में वो अवेलेबल से ज़्यादा आ रही थी, इसलिए हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई और हमको फिर से सॉल्व करना पड़ा। तो यही एक सेट पैटर्न है, इसी को ठंडे दिमाग से धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो एक बार में आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, फिर आप इस पे स्पीड डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ इसमें है नहीं कुछ, है ना। देखिए इसी का एक वेरिएशन, इस बार 3 kg 7 kg और 20 न्यूटन का फोर्स लिया है। तो फिर से सबसे पहले एज्यूम नो रिलेटिव मोशन, यहाँ पर हमने फिर से म्यू की वैल्यू 0 ली हुई है। तो अगर नो रिलेटिव मोशन होगा तो इसको कंबाइंड मान लीजिए, कंबाइंड FBD 10 kg 20 न्यूटन, और क्योंकि म्यू 0 है
ए आ जाएगा सिस्टम का 20/10 इज इक्वल टू 2। अब नीचे वाले ब्लॉक को एक्सीलरेट करने के लिए कौन सा फोर्स होगा? इनके बीच का फ्रिक्शन ही तो एक्ट हो रहा होगा, वही तो एक्सीलरेट कर सकता है, उस पर तो कोई और फोर्स है ही नहीं। तो उसी की एफबीडी बना लीजिए और फ्रिक्शन निकाल लीजिए। 7 kg पे आगे ही लगेगा तभी आगे चलेगा सिस्टम, क्योंकि नेट फोर्स सिस्टम पे आगे है तो एक्सेलरेशन भी आगे है। तो फ्रिक्शन इस पे आगे लगेगा, इसी को बोलते हैं एफ रिक्वायर्ड, और इसका आपने एक्सेलरेशन ए माना हुआ है। तो एफ रिक्वायर्ड आपका हो जाएगा, एफ रिक्वायर्ड, ये एफ आर रिक्वायर्ड हम लोग बोल रहे हैं टर्मिनोलॉजी में, एफ आर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड है। अब एफ अवेलेबल क्या होगा? एफ आर अवेलेबल क्या होगा? दैट इज एफ आर मैक्स वैल्यू। वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हर बार आपको नॉर्मल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितना होगा? 30। ठीक है, तो म्यू टाइम्स n1 होगा, तो म्यू हो जाएगा आपका 0.5, n1 हो जाएगा 30। ठीक है, n1 की वैल्यू हो जाएगी 3g इज इक्वल टू 30, और ये वैल्यू हो जाएगी 15 न्यूटन। तो इस केस में देखो हमारा रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स वो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स से कम है, इसलिए सिस्टम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, साथ में ही चलेगा। सिंस Fr required is less than Fr max, therefore no relative motion, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, एंड सिस्टम विल मूव टुगेदर विथ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और Fr होगा स्टैटिक, कितना होगा? जितना रिक्वायर्ड है बस उतना ही लगेगा। ठीक है, ये है इस टाइप की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का अप्रोच। पहले मान लीजिए कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। चलिए इसी में थोड़ा सा वेरिएशन आगे देखते हैं। इसको आप लोग खुद ट्राई करो। देखो सबसे पहले कंबाइंड मान लो, कंबाइंड मान लोगे तो ये पूरा 20 हो जाएगा। ठीक है, और इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 0 है, मान लो आप, दिया है ये। तो अगर इस पे 50 न्यूटन का फोर्स आगे लग रहा है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 50/20 इज इक्वल टू 2.5। अब नीचे वाले जिस पे कोई फोर्स नहीं होता उसकी एफबीडी बना लेते हैं, क्योंकि उसको एक्सेलरेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन होगा। एफ आर रिक्वायर्ड 14 kg। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसका कितना दिया है? 2.5, ये हमने माना है। ठीक, तो एफ आर रिक्वायर्ड हो जाएगा आपका, ये एफ आर रिक्वायर्ड समझ लो ना आगे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर 20 ये पूरा सिस्टम अगर आगे जाना है एक्सेलरेशन ए से, तो ये दोनों इंडिविजुअली ए से आगे जा रहे होंगे। अब 6 पे तो कोई फोर्स लग रहा है, 14 kg पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो 14 kg को एक्सेलरेट कराने वाला सिर्फ ये फ्रिक्शन हो सकता है इनके बीच का। तो इस पे फ्रिक्शन आगे ही लगना होगा अगर आप चाहते हैं कि ये सिस्टम साथ में आगे मूव करे। तो ठीक है, एफ आर रिक्वायर्ड हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 14 इंटू 2.5 कितना हो गया? ये 35 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड है। और एफ आर अवेलेबल क्या होगा? दैट इज एफ आर मैक्स, म्यू n1 हो जाएगा, तो 0.4 इंटू n1 की वैल्यू 66g, तो 0.4 इंटू 60 कितना हो गया? ये 24 न्यूटन। अगेन अवेलेबल आपका कम है, रिक्वायर्ड ज़्यादा है, तो रिलेटिव मोशन हो रहा होगा। सिंस एफ आर रिक्वायर्ड इज मोर देन एफ आर अवेलेबल या एफ आर मैक्स, देयरफॉर
रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन विल टेक प्लेस, और फ्रिक्शन की वैल्यू Fr मैक्स लग रही होगी, दैट शुड बी 24 न्यूटन। ठीक है, अब आप इस प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करेंगे, दोनों को अलग अलग FBD बना के। मैं FBD बना दे रहा हूँ, सॉल्विंग का पार्ट आपका होगा। 6 kg की FBD बनाएंगे आप, तो इस पे 50 न्यूटन आगे, Fr की वैल्यू 24 न्यूटन पीछे, A1 निकाल लीजिए, A1 की वैल्यू होगी 50 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, सॉल्व कर लेना। फिर 14 kg पे FBD बनाइए, इस पे सिर्फ और सिर्फ Fr का फोर्स लगेगा 24, ठीक है, न्यूटन का, और इसका एक्सेलरेशन A2 होगा, तो A2 की वैल्यू होगी 24 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, तो ये दोनों का A1 A2 आ जाएगा, Fr की वैल्यू 24 होगी, इसका मैक्सिमम वैल्यू हिट कर रहा होगा। तो प्रिटी इजी, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी सिंपल ही रखे हैं प्रॉब्लम, अब थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम ले लेते हैं। इसमें क्या है कि नीचे भी फ्रिक्शन है, म्यू 0.3 है म्यू एस और म्यू के, और ऊपर डिफरेंट हैं दोनों, 0.5 और 0.6 है, म्यू एस 0.6 म्यू के 0.5, और फोर्स आपका टाइम का फंक्शन दे दिया है। ठीक है, तो इसमें भी आपको डिफरेंट केसेस लेने होंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहले स्टेप में सबसे पहले क्या होगा, फोर्स आपका धीरे धीरे जीरो से बढ़ना शुरू होगा, आप खुद सोचिए। ठीक है, जब आप इसको पूरा कंबाइंड सिस्टम एक बार बनाएं, ये सब क्वेश्चंस आप पहले सोच के करेंगे तो ज़्यादा आसानी से होंगे, सीधे गणित में घुसेंगे तो फंस जाएंगे। इसको पहले आप कंबाइंड सिस्टम समझ लीजिए। 6 kg पे पहले तो ये सिस्टम यहाँ पे 0.3 अगर दिया है तो Fr मैक्स कितना होगा, 18 न्यूटन होगा। तो आप खुद सोचो, जब F की वैल्यू 18 न्यूटन से कम होगी तो सिस्टम मूव ही नहीं करेगा, कुछ हिलेगा ही नहीं, है ना, कोई मोशन नहीं होगा। सो फॉर F लेस देन 18 न्यूटन, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 0, सिस्टम विल बी एट रेस्ट। क्यों? क्योंकि आपका जो फोर्स लग रहा है दैट इज लेस देन मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स, तो जितना भी फोर्स होगा फ्रिक्शन उसे बैलेंस कर देगा, बिकॉज Fr विल बैलेंस F। ठीक है, और यहाँ का तो फ्रिक्शन अभी पार्ट में आएगा ही नहीं, क्योंकि यही वाला फ्रिक्शन इसको रोक देगा। जब ये 4 kg वाला ही नहीं चलेगा तो 2 kg का चलेगा। ठीक है, तो F की वैल्यू क्योंकि T के बराबर है तो 40 लेस देन 18, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, तो ये था केस 1। केस 2 आपका लीजिए, T आपका ग्रेटर देन 18 होता है। ठीक है, अब T जब ग्रेटर देन 18 होगा तो 4 kg वाले में चलने की टेंडेंसी आगे बढ़ेगी। ठीक है, सिस्टम आगे आपका बढ़ेगा, तो आपको पहले ये पता करना होगा कि कितने एक्सीलरेशन तक ये सिस्टम साथ चल सकता है। ठीक है, कितने एक्सीलरेशन तक ये सिस्टम साथ चल सकता है। जैसे मान लीजिए आपने 18 से बढ़ाया फोर्स, तो ये सिस्टम चलना शुरू होगा। शुरू में आपको पता है 7 चलते हैं ये। ठीक है, मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सपोर्ट किया सिस्टम, 2 मीटर पर सेकेंड, आपने फोर्स इतना बढ़ा दिया कि उसके थोड़े टाइम बाद 4 kg वाला स्लिप करने लगा ज़्यादा तेज, 2 kg वाला पीछे ही रह जाएगा। मतलब क्योंकि 2 kg पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो 2 kg को एक्सेलरेट करने वाला सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आपको लिमिटिंग वैल्यू जो साथ चलने की होगी वो 2 kg के FBD से पता चलेगी कि 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले इसी को, इसका A1 बोल रहे हैं हम लोग और इसको A2 बोल रहे हैं। तो A1 की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए 2 kg ले लीजिए, ठीक है। 2 kg आपने ले लिया, और जब ये एक्सेलरेट सिस्टम चल रहा होगा 2 kg, इस पे एक्सेलरेट करने वाला सिर्फ और सिर्फ इसका FR होगा, ठीक है। ठीक, इस पे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन इनके बीच का वही इसे एक्सेलरेट कर सकता है। सो फॉर A1 मैक्स, इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन A1 की वैल्यू हो जाएगी FR/m, तो ये हो जाएगा FR/2, ठीक है। तो A1 मैक्सिमम के लिए FR की वैल्यू FR मैक्स होगी, ठीक है। R की वैल्यू FR मैक्सिमम होगी, और वो क्या है, म्यू टाइम्स N1, ठीक है। और म्यू क्या होगा, म्यू एस N1 होगा, राइट। लिमिटिंग वैल्यू लोगे आप, तो म्यू एस क्या हो जाएगा 0.6 टाइम्स 20, तो 12 आ जाएगा इसके वैल्यू, ठीक है। तो अब यहां से देखो A1 की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब तक सिस्टम का एक्सेलरेशन 6 होगा तब तक तो ये सिस्टम साथ में चलेगा। जैसे ही आपका उतने फोर्स तक, जब तक कि सिस्टम का एक्सेलरेशन 6 हो तब तक ये साथ में चलेगा। फोर्स की उससे ज़्यादा वैल्यू होगी तो सिस्टम अलग अलग चलने लगेगा। तो 6 के एक्सेलरेशन के लिए आप निकाल लीजिए फोर्स कितना होगा, कंबाइंड FBD बना लो आप दोनों का, या सिर्फ 4 kg का भी बना सकते हो। चलो 4 kg का सिर्फ बना लो। 4 kg का अगर आप सिर्फ बनाओगे तो इस पर इधर लगेगा F, पीछे लग रहा होगा FR मैक्स, कितना है वो 12, तो F माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 6, तो F की वैल्यू आ जाती है 36, ठीक है। F की वैल्यू आ जाएगी 36। देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन ना मिस्टेक हो रही हो। एक्सेलरेशन इज 6i, राइट। आपने इस पे FR की मैक्सिमम वैल्यू निकाली है 20 इंटू 6 दैट इज 12, फिर इस पे एक्सेलरेशन निकाल दिया 12/2 दैट इज 6, ठीक है। यहाँ तक अपना एकदम बिल्कुल ठीक है। फिर 4 kg की FBD बना ली, इस पे पीछे 12 लग रहा होगा, आगे F लग रहा होगा। एक्सेलरेशन आपका A की वैल्यू 6 दिया है, तो F माइनस 12/4 इज शुड बी 6, तो F की वैल्यू 36। तो क्या होगा कि T जब 18 से बड़ा और 36 से कम होगा तो A1 की वैल्यू A2 की वैल्यू 6 होगी, ठीक है। और जब T की वैल्यू 36 से ज़्यादा हो जाएगी तो दोनों अलग अलग चलेंगे, ठीक है। एक चीज़ इसमें गलती हो गई मेरे से, ये गलत है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन है, प्लीज़ इसको हटाइए इसे। नीचे वाला फ्रिक्शन मेरे से छूट गया है, तो आप इसकी कंबाइंड FBD बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है, फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए। आई बेग योर पार्डन, फिर से आप इसकी कंबाइंड FBD बनाइए ताकि एक ही फ्रिक्शन आए पिक्चर में। 6 kg, ठीक है, F, और नीचे क्योंकि ये चल रहा है तो FR1 लग रहा होगा यहाँ, और क्योंकि ये चल रहा है तो FR1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू के दैट इज 0.3 इंटू N, ठीक है। सो F माइनस म्यू के इज 0.3 इंटू 60 इज इक्वल टू 6A, ठीक है। सो F की वैल्यू हो जाएगी 18 प्लस 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 54 न्यूटन। तो 18 से T
ये 18 से t, क्योंकि f की वैल्यू t के बराबर है, तो जब 18 से f की वैल्यू 54 तक होगी तो सिस्टम, और 18 से t की वैल्यू 54 तक होगी तो सिस्टम साथ में चलेगा। A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब जब तीसरा केस आएगा, केस 3, कि जब f की वैल्यू 54 से ज़्यादा होगी और t 54 से ज़्यादा होगा, इन दिस केस रिलेटिव मोशन होगा। देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। ठीक है, एंड बोथ विल हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप फिर से इसको बना सकते हैं FBD। क्या प्रॉब्लम में दिया हुआ था? 2 kg 4 kg। आई एम श्योर अगर आप इसको सिंपल सी FBD बनाएं, इस पे इधर ये FR मैक्स लग रहा होगा। ठीक है, इसको FR1 मैक्स बोल दिया। फिर क्योंकि फोर्स किस पे लग रहा था, ऊपर या नीचे? नीचे लग रहा था, F। ठीक है, अब ये ज़्यादा तेज स्लिप करेगा तो इस पे FR2 पीछे लगेगा, इस पे FR2 आगे लगेगा। इसको 2 बोलते हैं यार, इसको 1 ना बोलते हैं, क्योंकि A1 A2 हमने ऐसे माना था। A1 इसका माना था और 4 kg का A2 माना था। ठीक है, तो इसको FR2 बोलिए आप। अब FR2 की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, लिमिटिंग है क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा होगा। FR2 मैक्सिमम की कितनी वैल्यू है, पीछे से देख लीजिए, दैट इज 12, नहीं सॉरी म्यू के एन होगा। FR2 मैक्स, FR2 की वैल्यू डायनेमिक होगी, मैक्सिमम नहीं होगी, आई मिस्टेक है मेरा ये। FR2 के लिखिए अब, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तो काइनेटिक वाला फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, FR2 के लिखिए आप। ठीक है, यहाँ पर अब स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन होने लगा है। तो जब होने लगा है रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन अब काइनेटिक हो जाएगा, दैट इज म्यू के इंटू N1। ठीक है, म्यू के आपका डिफरेंट था, इसीलिए इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें दी हुई हैं, म्यू एस और म्यू के दोनों। ठीक है, जब तक स्टैटिक रहेगा तब तक 0.6 यूज होगा, जब जैसे ही काइनेटिक में चेंज होगा तो 0.5 यूज हो जाएगा। तो 0.5 इंटू N1 की वैल्यू 20, तो 10 न्यूटन हो गया FR2 के। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि म्यू एस म्यू के बराबर है, यहाँ पर भी आप काइनेटिक ही लिखिए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इफ़ अगर डिफरेंट दिया होता तो यहाँ पर भी आप क्या कर दिया मैंने, दिस इज FR1, FR1 के, तो अभी हम लोगों ने FR1 के निकाला है। सिमिलरली FR2 के होगा नीचे जो एक्ट हो रहा होगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू के, अगर इसको 1 बोलें तो इसको म्यू के 2 बोल देंगे। ठीक है, म्यू के 2 टाइम्स n पूरा कंबाइंड होगा, तो म्यू के 2 तो 0.3 ही है और ये 60 है, तो ये 18 न्यूटन होगा। ठीक है, अब आप इंडिविजुअली FBD बना सकते हैं 2 kg की, इस पे आगे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, एक्सेलरेशन A1 है, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 10/2 इज इक्वल टू 5। और बड़े वाले ब्लॉक की बनाएंगे अगर आप 4 kg की,
तो इस पे पीछे की तरफ FR2 के भी है और FR1 के भी है। FR1 की वैल्यू 10 न्यूटन है और आगे की तरफ आपका F फोर्स है और एक्सेलरेशन हमने A2 बोल दिया है। तो A2 वाला हो जाएगा F माइनस 18 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका t ग्रेटर देन और t ग्रेटर देन 54 के लिए। तो 3 कंडीशंस बनेंगी इसमें, आराम से ध्यान से सोच के करेंगे इसे कि जब फोर्स आपका बहुत कम होगा तो ये सिस्टम पूरा रेस्ट पे ही पड़ा रहेगा जब तक कि इस मैक्सिमम फ्रिक्शन को क्रॉस ना कर दे। वो कब आएगा? 18 पे। जैसे ही 18 क्रॉस करेगा सिस्टम चलेगा, लेकिन अभी इनके बीच रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं होगा। कब तक? जब तक t इक्वल टू 54 ना हो जाए। t इक्वल टू 54 के बाद दोनों अलग अलग चलने लगेंगे, दोनों में स्लिपिंग होने लगेगी। तो 3 स्टेजेस में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये है, बस आपको ये देखना होगा कि जब तक स्टैटिक रहेगा तो वहाँ पे आपको म्यूएस यूज़ करना है, जब रिलेटिव मोशन होने लगेगा तो आपको काइनेटिक यूज़ कर लेना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये सब कैसे अप्लाई करते हैं, और अब तक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी। तो मैंने भी एक पेस रखा है समझाने में। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप वीडियो स्लो करके देख लीजिए। ठीक है, देखो ये अलग टाइप की प्रॉब्लम है कि जब दोनों ब्लॉक्स पे फोर्सेस लग रहे हों तो कैसे करते हैं। इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले दोनों ब्लॉक को अलग अलग लिख लीजिए। मान लीजिए कोई फ्रिक्शन नहीं है, टेक बोथ ब्लॉक्स इंडिविजुअली एज्यूमिंग नो फ्रिक्शन। ये क्यों कर रहे हैं? डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 kg को लेंगे, इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं मानेंगे हम। तो A1 बोलेंगे 20/2 10। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता इनके बीच में तो ये 10 से भाग रहा होता आगे। सिमिलरली 4 kg को लेंगे और उस पर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फिर हम मानेंगे कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो हम कहेंगे A2 की वैल्यू हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 7.5। अब यहां से क्या होगा कि सिंस A1 की वैल्यू A2 से ज़्यादा है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू A1 और A2 में A1 के ज़्यादा तेज आगे भागने की टेंडेंसी है। मतलब ये जो 4 kg ब्लॉक है 2 kg ब्लॉक पे पीछे फ्रिक्शन लगाएगा, यही इसका मतलब है। ठीक है, देयर इज सिंस A1 इज ग्रेटर देन A2 देयरफॉर देयर इज टेंडेंसी of 2 kg block to slip forward on 4 kg। ठीक है, एंड हेंस एंड देयरफॉर जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, फ्रिक्शन डायरेक्शन on 2 kg block at the interface will be backwards। ठीक है, जिसका एक्सेलरेशन तेज आएगा दोनों में उस पे पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अब ऐसी बन जाएगी, टू के जी 4 kg this is 20 Newton, this is 30 Newton। यहाँ पर दिया है म्यू की वैल्यू 0.2 और वहाँ 0.5, म्यू इक्वल टू 0.2, म्यू इक्वल टू 0.5। ठीक है,
अब आप यहाँ पर क्या करोगे, मैंने कहा कि 2 kg की 4 kg के रिस्पेक्ट में ज़्यादा तेज आगे भागने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन कुछ यूँ लगेगा, यहाँ पर Fr1 आगे लगेगा पीछे और इस पे Fr1 आगे लगेगा, ठीक है। Fr2 की डायरेक्शन आप ऑब्वियसली जानते हो, ये पीछे ही लगेगी इस पे, ठीक है। तो ये मोटा मोटी आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इसको नॉर्मल सॉल्विंग कर सकते हो कि फिर से मानोगे कि सबसे पहले एज्यूम नो रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो क्या होगा, 6 kg होगा, इस पर 50 न्यूटन लग रहा होगा, ठीक है। और Fr2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, Fr2 की मैक्सिमम वैल्यू हाउ मच, 0.2 इंटू 60, तो 12 न्यूटन, क्योंकि 50 न्यूटन आगे लग रहा है तो इस पे पीछे Fr2 की मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी, ठीक है। ए मान लो सिस्टम का, तो ए आ जाएगा 50 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6, तो 38/6 आ जाएगा, तो 19/3 आएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब किसी एक ब्लॉक को ले लीजिए और यहाँ से Fr1 निकाल लीजिए। तो चलिए हम ऊपर वाले ब्लॉक को ले लेते हैं। एक चीज़, हाँ ठीक है, ऊपर वाले ब्लॉक को हमने ले लिया, 2 kg 20 Fr1, बस दो ही फोर्स हैं और एक्सेलरेशन ए माना है, तो 20 माइनस Fr1 डिवाइडेड बाई 2 शुड बी इक्वल टू 19/3, ठीक है। तो Fr1 की कितनी वैल्यू आ जाती है यहाँ से, इसको सॉल्व करिए, पूरा मैथमेटिक्स है, इसमें फिजिक्स नहीं है अब। सो 60 माइनस 3 Fr1 शुड बी इक्वल टू 38, Fr1 की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 60 माइनस 38, हाउ मच इट विल बी 22/3, ठीक है। ये हो गया Fr1 रिक्वायर्ड, इतनी रिक्वायर्ड चाहिए। अब Fr1 की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, तो μ1 टाइम्स n1, μ1 कितना है 0.5, n1 कितना है 20, ठीक है। 2g लिख लीजिए, या तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो 10 आ गया, मतलब मैक्सिमम 10 है और Fr1 रिक्वायर्ड है 22/3, जो कि होगा 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 7.3। तो सिंस Fr required is less than Fr max, therefore no relative motion, कोई relative motion नहीं हो रहा होगा, and both blocks will move together with acceleration is equal to 19/3, ठीक है, and friction will be static, क्योंकि रेस्ट है, सॉरी कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, स्टैटिक एट इंटरफेस, कितना होगा उसकी वैल्यू इज इक्वल टू Fr1, और वो कितनी है 22/3 न्यूटन, ठीक है। तो ये था इसको, इसमें मेन फिजिक्स क्या थी कि आपको पहले एज्यूम करना है कि दोनों ब्लॉक्स अगर अकेले चल रहे होते सिर्फ अपने फोर्सेस के उस पे, तो इनका एक्सेलरेशन कितना होता, वो पहले A1 A2 निकाल लीजिए। जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगा, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उस पर फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, ठीक है। इस केस में A1 हमारा ज़्यादा आ रहा था 2 kg का, तो 2 kg पे फ्रिक्शन आपको पीछे लगा देना है, ठीक है, और इसी के ऑपोजिट 4 kg पे आगे लग जाएगा। अगर 4 kg का एक्सेलरेशन ज़्यादा आ रहा होता तो 4 kg पे पीछे लगता इंटरफेस पे और 2 kg पे आगे लगता,
तो बस यही इसमें फिजिक्स है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन। तो मेन आपने देखा होगा फ्रिक्शन के लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है फ्रिक्शन की डायरेक्शन। उसके बाद तो बाकी चीजें आप न्यूटन्स लॉ में पढ़ ही चुके हैं, बीडी बनाना और इक्वेशन लिखना, सॉल्विंग, एवरीथिंग इज सेम। जो मेन जहां पर आपको डिसाइडिंग फैक्टर जो आता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, दैट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, और उसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आज की लास्ट प्रॉब्लम है कि जब वॉल के अगेंस्ट ऐसे प्लेस हो तो कैसे लगेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं पिछले वाले प्रॉब्लम में। कैसे, देखिए 2 kg का वेट नीचे एक्ट हो रहा है 20, 1 kg का एक्ट हो रहा है 10। अब इसी को ऐसे घुमा दीजिए प्रॉब्लम को। तो अगर मैं इसको लेफ्ट वाइज रोटेट कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, जस्ट बेयर विथ मी, मैं स्केल निकाल के करता हूँ इसे। ठीक है, ओके, चलिए रफ ड्राइंग ही सही। ये कुछ इस तरह का प्रॉब्लम बन जाएगा, इसको मैंने घुमा दिया यूं। ठीक है, तो अब ये आपका 2 kg हो गया, ये 1 kg हो गया, इस पे राइट साइड में 20 न्यूटन हो जाएगा, इस पे राइट साइड में 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का म्यू दिया है 0.2, यहाँ का म्यू दिया है 0.4, और ऊपर से नीचे 40 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, तो ये तो एग्जैक्टली पिछली वाली प्रॉब्लम बन गई, बस एक एडिशनल टर्म ये वर्टिकल फोर्स आ रहा है 40 न्यूटन। तो इसको समझ लेते हैं, इसका क्या रोल है। इसका रोल ये है कि यहाँ पे तो N एक्ट हो रहा होगा और यहाँ पे N1 एक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो जो 1 kg का बनाओगे आप, 1 kg, इस पे ऊपर N1 लगेगा, नीचे की तरफ 40 न्यूटन लगेगा और नीचे की तरफ इसका वेट 10 लगेगा। तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 30 न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली N की वैल्यू निकालने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, 3 kg और ये 40 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो N की वैल्यू हो जाएगी आपकी, पूरा कंबाइंड एफबीडी बना दी मैंने, तो N की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये देखो 30 इसका वेट नीचे आएगा, 30 नीचे N ऊपर, तो N इक्वल टू 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70। अब आपको दोनों नॉर्मल पता है, आगे के फोर्सेस पता है, फ्रिक्शन पता है, फिर से सेम अप्रोच कर लो, दोनों का इंडिविजुअल एक्सीलरेशन निकालो। ठीक है, एज्यूम कर लो कि अकेले थे दोनों ब्लॉक, 1 kg पे फोर्स कितना था, 10, 2 kg पे कितना फोर्स था, 20, तो A2 कितना हो जाएगा, 20/2 कितना आ जाएगा, 10, A1 कितना हो जाएगा, 10/1 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर इक्वल आ गया, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 10 आ गया, मतलब दोनों को एक दूसरे में स्लिप करने की टेंडेंसी नहीं है। ठीक है, नहीं है टेंडेंसी। तो आप क्या करोगे इस केस में, फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर भी मान सकते हो आप। ठीक है, किधर भी मान के आप सॉल्व करो इसे। ठीक है, मान लो कोई रिलेटिव मोशन नहीं,
एज्यूम नो रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो नो रिलेटिव मोशन होगा अगर, तो कंबाइंड एफबीडी बना लो आप। वो कितना है 3 kg, और फोर्स हो जाएगा 30 न्यूटन, ठीक है। और FR मैक्स, FR2 मैक्स निकाल लो पहले यहाँ पे। FR2 मैक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा μ2, यहाँ पे μ2 है इस इंटरफेस पे, μ2 N2, ठीक है। μ2 की वैल्यू देख लीजिए आप क्वेश्चन में से, 0.2 दिया हुआ है। .2 इंटू N2, N2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6। तो क्योंकि FR2 मैक्सिमम वैल्यू 6 ही है और आगे का फोर्स 30 न्यूटन है, तो ये मैक्सिमम लग रहा होगा, ठीक है। तो FR2 हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन हो जाएगा 30 माइनस 6/3, तो 8 हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा, एज्यूमिंग नो रिलेटिव मोशन, ठीक है। अब आप इंडिविजुअल एफबीडी बना सकते हो। क्या करो, आप फिर से एक बना लो। How much is the two frictions? 0.2 and 0.4. Mu equal to 0.4, mu equal to 0.2, और एक कंबाइंड हमने कितना निकाला 8, ठीक है, पिछले स्लाइड से 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 1 kg को लेते हैं, ठीक है। इस पे आगे 10 न्यूटन का फोर्स है। अब 1 kg का आगे 8 एक्सीलरेशन आना है। अगर फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं होता, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं होता, तो इसका एक्सीलरेशन कितना आता 10 आता, 10/1। तो इस पे इसलिए फ्रिक्शन पीछे मानेंगे हम, ठीक है। अभी देखते हैं क्या आता है। सो 10 माइनस FR डिवाइडेड बाई 1 शुड बी 8। तो FR की वैल्यू हो गई 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखते हैं इस पे क्या होगा, 2 kg पे, 2 kg पे FR आगे लग रहा होगा, ये पीछे लग रहा था ये वाला फोर्स FR2 मैक्स, क्योंकि मोशन हो रहा है, ठीक है। मोशन हो रहा है तो ये FR आगे, और इस पे आगे की तरफ 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन आपने A8 माना ही हुआ है। तो FR2 मैक्स की पीछे से वैल्यू देख लीजिए कितनी है, 6 है, ठीक है। एक चीज गलती हो गई, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। n जो है, अब M2G नहीं, हमने प्रॉब्लम रोटेट की हुई है, तो n को देखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। देखो N1 N2 हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, हमने वो ना लेके, ये n की वैल्यू 70 है, आई एम वेरी सॉरी। तो ये n की वैल्यू FR2 जब निकाल रहे हैं तो यहाँ से जो n है दैट इज 70,
तो ये 70 दीजिए आप और इसकी वैल्यू हो जाएगी 14, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपकी आ जाती है 30 माइनस 14/3। आई होप आप समझ रहे हो कि गलती कहाँ हुई थी। गलती हुई थी कि मैंने n की वैल्यू m2g ले ली थी, जो कि नहीं है, क्वेश्चन में डिफरेंट है। तो n की वैल्यू आप 70 डालो तो ये 14 आएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 14/3, दैट शुड बी 16/3, ठीक है। a इज आपका 16/3। अब देखो फिर से, अब अगर 1 kg ब्लॉक पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो ये 10 एक्सेलरेशन से जाता। हमें कितना एक्सेलरेशन चाहिए? 16/3। ये कितना होता है? कुछ 5.3 के राउंड कम चाहिए एक्सेलरेशन, तो इस पे फ्रिक्शन हमें पीछे लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो 10 माइनस FR/1 इज इक्वल टू 16/3। तो FR की वैल्यू हो जानी चाहिए 10 माइनस 16/3 इज इक्वल टू 14/3, ठीक है। अब 2 kg की ड्रॉ करते हैं। 2 kg पे आगे 20 न्यूटन है और पीछे है FR2 मैक्स, ठीक है। दिस इज FR1। FR2 मैक्स हमने पीछे निकाला है। हाउ मच इज दिस? 14 इज इक्वल टू 14। इसका भी एक्सेलरेशन आगे a है, ठीक है। और कौन सा फोर्स होगा इस पे? FR1 आगे लगेगा क्योंकि पीछे वाले पे पीछे माना था। सो FR1 प्लस 20 इज इक्वल टू FR2 मैक्स, ठीक है। माइनस FR2 मैक्स शुड बी इक्वल टू m इंटू a, ठीक है। तो FR1 की वैल्यू 14/3 है प्लस 20 माइनस FR2 मैक्स 14। देखना ये 2a के बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। नहीं, हम लोग एरर कर गए इसमें। हमने FR1 14/3 निकाला था। अब हमें मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन निकालना होगा, ठीक है। और फिर देखेंगे कि वो वहाँ से सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम हो गया है इसमें, बाय मिस्टेक हम लोग गलत डायरेक्शन में चले गए। तो देखिए, हमने FR1 की वैल्यू निकाली। FR1 इज इक्वल टू FR1 रिक्वायर्ड होगा ये, दैट शुड बी 4/3। और FR1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? वो हो जाएगी म्यू टाइम्स N1। और N1 की वैल्यू क्या है वो हम पहले से देख सकते हैं, 30 तो हो जाएगा 0.4 टाइम्स 30, तो ये हो जाएगा 12 न्यूटन। तो 12 न्यूटन का फोर्स अवेलेबल है और चाहिए हमें 14/3। सिंस FR1 रिक्वायर्ड इज लेस देन FR1 मैक्स, देयरफॉर नो रिलेटिव मोशन, और कहेंगे आप सिस्टम विल मूव टुगेदर विथ एक्सेलरेशन 16/3, ठीक है। तो क्या ट्रिकी था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ट्रिकी था कि दोनों n की वैल्यू निकालना। बस इसको आप एक बार रोटेट कर दीजिए और दोनों नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। दोनों नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाल के आप मान लीजिए कि सिस्टम दोनों, क्योंकि इस केस में हमने देखा कि विदाउट फ्रिक्शन दोनों के एक्सेलरेशन सेम आ रहे हैं, तो फ्रिक्शन की आपको डायरेक्शन कैसे माननी पड़ेगी? मैंने मान लीजिए आप कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है,
अब उसकी वजह से कितना एक्सेलरेशन आ रहा है वो निकाल लो। तो अब आप ऊपर वाले को ले लो अलग से, ऊपर वाले को उतना एक्सेलरेशन के लिए पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो आप FR1 रिक्वायर्ड निकाल लो, फिर मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन निकाल लो, हमारा उससे कम आ रहा है अवेलेबल से, तो हमें ये एजम्पशन सही है और कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अब इसके आगे इसका थोड़ा सा टफ वर्जन लेंगे अगले लेक्चर में। आई होप आपको समझ आया होगा। कहीं नहीं समझ में आया तो आप पॉज करके फिर से देख सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू।